चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की विद रिगार्ड्स टू ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस लेक्चर में हमने कवर क्या करना है, हमने बेसिकली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना सीखनी है। ठीक है, अगेन उसकी बेसिक्स के वो बनती कैसे है ये सीखनी है। जैसे हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने सीखा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती कैसे है, लॉजिकली, फिर methodically, right? Say what is the methodology for creating consolidated statement of financial position. Similar काम यहाँ पे भी करेंगे, logically, methodically सीखेंगे कि consolidated statement of comprehensive income कैसे बनती है। ठीक है जी। इसमें एक बहुत ही पुराना 15 साल पुराना सवाल है तकरीबन, विंटर 2008 का। ठीक है, सो मैं इसको कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं समझता बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने लिखा है एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे उसे हम, एज एन एग्जाम्पल के ये आप समझ लें मेरी क्लास एग्जाम्पल है, मैंने खुद फ्रेम की हुई है, फर्ज कर लीजिए। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल हम उसे इस्तेमाल करेंगे और उससे सीखेंगे, बिकॉज बहुत पुराने ज़माने में, आज से 15 साल पहले, ऐसे सवाल आते थे जो आजकल आपकी समझ लें कि बेसिक लेवल की एग्जाम्पल्स जिस लेवल की होती हैं, ऐसे सवाल भी आते थे। राइट, सो ये है जी वो सवाल जो आप सबके सामने है। गोल्डन लिमिटेड, रिक्वेस्ट ये है मेरी आपसे कि 2 मिनट यहां पॉज कीजिए और क्विकली ये सवाल पढ़िए। आप सबके पास पेपर्स मौजूद हैं, विंटर 2008 क्वेश्चन 1, ये सब पढ़िए प्लीज। ऑलराइट जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने ये पढ़ा। तो आइए मिलके पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सवाल में है क्या। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सवाल का भी जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो वही है जो फाइनेंशियल पोजीशन के सवाल का है, दैट इज रीड द क्वेश्चन ऑब्वियसली। एंड ये इसको कुछ छोटा स्टेप ना समझिएगा, बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है, स्पेसिफिकली बड़े बड़े सवालों में। कहता है GL इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज हेल्ड शेयर्स इन 2 कंपनीज, उसके 2 शेयर्स में, 2 कंपनीज में शेयर्स हैं, YL में भी और BL में भी। तो GL के 2 कंपनीज में शेयर्स हैं, YL और BL। देख लेते हैं वो शेयर होल्डिंग कैसी है, क्या है क्या नहीं। सिंस 1 जुलाई 2006, अच्छा अगर आपने ये सवाल पढ़ लिया तो आपको नजर आ गया होगा कि इसका ईयर एंड है 30 जून 2008, ये इसका ईयर एंड है। यानी कि इन दोनों कंपनीज में हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो 2 इयर्स पुरानी है, YL में भी और BL में भी। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये शेयर होल्डिंग कितनी है, नेचर क्या है, कितनी पुरानी है, ये सब चीजें आपको पढ़ते हुए सवाल आइडेंटिफाई करनी होती हैं, जांचनी होती हैं, लिखनी होती हैं, ब्रेन में रजिस्टर करनी होती हैं। ठीक, कहता है डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन ये थी। क्या कहता है, GL में हमने एक्वायर किए, GL ने YL में एक्वायर किए 18 मिलियन शेयर्स। ठीक, व्हेन YL's रिजर्व्स, रिजर्व से मुराद रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व से मुराद रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, व्हेन YL's रिजर्व्स वर 24 मिलियन, 24 मिलियन थे। The acquisition was made by issuing 4 shares in GL for every 5 shares in YL. The market price of GL's shares at 1st July 2006 was rupees 20 per share. अब आपके लिए ये एक और नई चीज़ है, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि जो जो चीज़ें मेरी एग्जाम्पल्स में, सवालों में नजर आती जाएंगी, मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। वो ये एक और कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट भाई? ये है कि आप कहते हो मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की है सब्सिडी में वो 100 मिलियन रुपए की है, राइट? तो आप कहते हो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो, उसकी कॉस्ट क्या है, 100 मिलियन रुपए। और जब आप गुडविल की वर्किंग बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, 100 मिलियन, है ना? ये जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होती है ये गुडविल की वर्किंग में लिखी जाती है ना, वट एवर आई पेड, फाइन। नाउ इफ वट एवर यू पेड वॉज इन कैश, तो वो तो बड़ा आसान होता है, कैश तो जो भी आपने पे की
वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, राइट। अगर वो था नॉन कैश, जैसे हमने अपनी गाड़ियां दे दी, हमने अपनी बिल्डिंगें दे दी, हमने प्लांट मशीनरी दे दी, हमने अपने शेयर्स दे दिए, हमने अपने शेयर्स इशू किए, ये भी तो नॉन कैश कंसिडरेशन है ना। और ऐसा होता है दुनिया में, आप अपने शेयर्स इशू कर देते हो टू एक्वायर द सब्सिडरी, राइट। अगर नॉन कैश आइटम हो तो फेयर वैल्यू ऑफ दैट आइटम ली जाती है, ठीक है, ऑफ वट एवर यू गेव, ऐसे कह लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू गेव, ये ले ली जाती है। आई होप आपको बात समझ आ गई। फेयर वैल्यू ऑफ वट एवर यू गेव। तो अगर मैंने शेयर्स देकर वायल खरीदी है, तो मैंने जो भी शेयर्स दिए हैं उनकी फेयर वैल्यू ली जाएगी। अब मैंने कितने शेयर्स दिए हैं, यहां छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने 4 शेयर्स इशू किए हैं फॉर एवरी 5 शेयर्स, यानी कि मैंने 18 मिलियन शेयर्स लिए हैं और उसमें 4/5 के हिसाब से शेयर्स इशू किए, ठीक है ना। तो मैंने कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 14.4 मिलियन शेयर्स मैंने इशू किए होंगे। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। 14.4 मिलियन शेयर्स मैंने इशू किए होंगे, 18 मिलियन खरीदे और उसके इवज फॉर एवरी 5 शेयर्स आई इशूड 4 शेयर्स, तो मैंने 14.4 मिलियन शेयर्स इशू किए और मेरे एक शेयर की कीमत है 20 रुपए, तो मैंने 288 बनता है ना जी, 288 मिलियन रुपीस की वैल्यू की चीजें दी। नॉन कैश थी, इट वॉजंट इन कैश, बट आई गेव फेयर वैल्यू वट एवर यू गिव, अगर मैं देखूं तो वो 288 मिलियन रुपीस बनता है। तो याद रखिए जी, गौर से सुन लीजिएगा, अगर ये वायल हुई मेरी सब्सिडरी और मैंने बनानी हुई उसकी गुडविल, तो इन्वेस्टमेंट लिखते हुए, गुडविल बनाते हुए जो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा वो क्या होगी, 288 मिलियन रुपीस। बात समझ आई। यहां से आपको एक नई चीज समझ आ गई कि यार इन्वेस्टमेंट नॉन कैश भी हो सकती है, कैश हो तो आसान होता है, नॉन कैश हो तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जो मैंने दिया उसे, उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहां पर 1 मिनट पॉज कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को जरा अपने जहन में पक्का कीजिए। आई होप आप सबने देखा। उसके बाद क्या कहता है, कहता है अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज वाज कैरीड आउट फॉर वायल्स शेयर्स, फॉर वायल्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। तो जो वायल के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थे उसकी फेयर वैल्यू निकाल ली गई, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन बता दी उसने आपको। और आपको पता चल गया अब ये कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन क्यों जरूरी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें दोनों के लिए पता है, सब्सिडरी के लिए भी और एसोसिएट या जेवी वगैरह के लिए भी। क्या ख्याल है, सब्सिडरी में भी रोल होता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन का गुडविल के परस्पेक्टिव से, और एसोसिएट या जेवी में भी रोल होता है क्योंकि वहां पे गेन आ सकता है। आपको याद होना चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए, दोनों पर्सपेक्टिव से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन रेलेवेंट होते हैं, चाहे सब्सिडरी हो चाहे एसोसिएट या जेवी हो। तो उसने बता दिया कि जी हमारा फॉर एग्जांपल लैंड की बुक वैल्यू है तो फेयर वैल्यू से 22 मिलियन ज़्यादा है, मशीन्स में फेयर वैल्यू 20 मिलियन ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स में फेयर वैल्यू 3 मिलियन ज़्यादा है। 3 एसेट्स के ऊपर उसने बता दिया, ठीक है जी। उसमें उसने कहा जी कि द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन ऑन एक्विजिशन वाज 5 years, और हमें पता है इसकी सारी लॉजिक
कि जी बाद में डेप्रिसिएशन सब्सिडरी के पास और होगी, आपके पास और होगी। और फिर वो कहता है द फेयर वैल्यूज ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन वायल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाहिर है वायल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये फेयर वैल्यूज नहीं लिखी होंगी ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर कहता है 6 मिलियन शेयर्स इन बीएल, बीएल भी तो एक्वायर की थी ना, उसमें लिए थे 6 मिलियन शेयर्स और वो एक्वायर किए थे 12 पर शेयर पे और वो एक्वायर किए थे कैश पे। तो बीएल में जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसकी कॉस्ट क्या हुई? बीएल में जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसकी कॉस्ट क्या हुई? 12 रुपए का एक शेयर हो और 6 मिलियन शेयर लिए हो तो 72 मिलियन नहीं बनती? क्या ख्याल है? 72 मिलियन बनती है ना। कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द रिजर्व्स ऑफ बीएल स्टूड एट 40 मिलियन। सो बीएल के रिजर्व्स जो थे वो 40 मिलियन थे। अगेन रिजर्व्स मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी एक्विजिशन डेट पे उसके रिजर्व्स जो थे वो 40 मिलियन थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मजे की बात यह कि बीएल के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीएल आर नॉट गिवन, नहीं दी हुई। आगे चलते हैं। कहता है द समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द थ्री कंपनीज आर गिवन बिलो। तो उस साल की इनकम स्टेटमेंट दे दी है, जीएल, वाईएल, बीएल। अभी तक तो हमें भी नहीं पता कि वाईएल और बीएल में से कौन हमारी सब्सिडरी है और क्या दोनों ही सब्सिडरी हैं, कोई एसोसिएट है, वट ये नहीं हमें पता। ठीक। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर इनकम। एक दफ़ा सारे लाइन आइटम्स को ज़रूर पढ़ा करें। अदर इनकम है, इनकम टैक्स है, प्रॉफिट, ये लाइन आइटम्स है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। ठीक, फाइन। कहते हैं द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या कहते हैं? द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एट 1 जुलाई 2007, यानी कि ईयर की ओपनिंग, इस साल के स्टार्टिंग रिजर्व्स बता दिए उसने, वर एज फॉलोज। क्या कहता है? जीएल और वाईएल और बीएल इन सब का शेयर कैपिटल भी उसने बता दिया और ये 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब है जीएल के नंबर ऑफ शेयर 60 हैं, इसके 20 हैं और इसके 15 है ना। और उसके रिजर्व्स यानी कि उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी उसने बता दी। ठीक है। अब अगर वाईएल के नंबर ऑफ शेयर्स 20 हैं तो हमने कितने शेयर लिए थे वाईएल में? 18 नहीं लिए थे हमने? वाईएल में हमने 18 मिलियन शेयर लिए थे ना। तो हमारे पास वाईएल की कितनी शेयर होल्डिंग हुई? 90%। इसका मतलब है वाईएल हमारी क्या है? बड़ा साफ है, बड़ा जाहिर है, मेरा ख्याल है सब्सिडरी है। अच्छा, बीएल देख लेते हैं। बीएल में शेयर्स हमने कितने लिए थे? 6 नहीं लिए थे, 6 मिलियन और 15 टोटल हैं, तो हमारे कितने परसेंट बनते हैं? 40%। इसका मतलब बीएल हमारा क्या है? एसोसिएट है। क्या ख्याल है? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं वो जो लास्ट स्लाइड पे ग्रुप सा ड्रॉ कर रहा था, अगर मैं वो दोबारा बनाऊं तो जीएल के नीचे वाईएल जो कि मेरी सब्सिडरी है और 2 ईयर से मेरी सब्सिडरी है और उसमें मेरी 90% होल्डिंग है, और दूसरी साइड पे जीएल जो कि मेरा एसोसिएट है और 2 ईयर से मेरा एसोसिएट है और उसमें मेरी 40% होल्डिंग है। ये है सच। ठीक है। फिर आपको इस साल के स्टार्ट की रिटेन्ड अर्निंग भी दी हुई है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग इस साल के स्टार्ट की, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी हुई है आपको, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है इस साल के स्टार्ट की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहता है द शेयर कैपिटल ऑफ ऑल कंपनीज हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। तो जी ये नाम देख लीजिए, जीएल नहीं बीएल होना चाहिए नाम, तो ये बीएल ही है। ठीक है जी। सो तमाम कंपनीज का जो शेयर कैपिटल है
वो अनचेंज्ड है, यानी कि वो नहीं बदला। और ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप ये ना समझो कि यार ये तो ओपनिंग शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, अभी शेयर कैपिटल कितना है ये देखना चाहिए हमें देखने के लिए कि एसोसिएट है या सब्सिडरी है। उसने कहा यार जितना ओपनिंग शेयर कैपिटल था उतना ही क्लोजिंग शेयर कैपिटल भी है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर GL sold goods amounting to 40 million to YL, यानी कि पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल्स की हैं, राइट। कहता है द सेल्स वर मेड एट ए मार्कअप ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट, 30% ऑफ दीज गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री। तो वो सारी साइंस लगेगी पेरेंट की सब्सिडरी को सेल वाली, हाँ या ना, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है लास्ट लेक्चर में। मजे की बात यह है कि यहां पे उसके अलावा एक चीज और भी होगी। वो क्या? वो ये कि सेल्स एंड परचेजेस दोनों की बुक्स से रिवर्स कर दी जाएंगी। सब्सिडी ने सेल्स की ना, इनकम स्टेटमेंट में सेल आती है ना, रिवर्स कर दी जाएगी। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में कहां आती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में आती हैं। क्या ख्याल है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना, वो भी रिवर्स कर दी जाएंगी। ये काम हमने फाइनेंशियल पोजीशन के सवाल में नहीं किया था। उसकी वजह यह है कि अगर 100 की सेल हो और 100 की परचेज हो, आप दोनों को रिवर्स कर दें तो रिटेन अर्निंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्टैंडर्ड ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं मांगी, उसने कहा नहीं करने की जरूरत। बट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चूंकि हम सेलें अलग दिखा रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल अलग दिखा रहे होते हैं, लाइनें सारी दिखा रहे होते हैं ना खोल के, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट में हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे। सेलें माइनस करेंगे अलग से, परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग से माइनस करेंगे। नहीं जी, आपस में एक दूसरे को अगर बेचो, पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे, तो ना ही वो सेल दिखाई जाएगी ना ही वो कॉस्ट ऑफ सेल दिखाई जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करेंगे भी ऑब्वियसली, जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे भी इसको, ठीक है। फिर कहता है GL manufactures a component used by BL. During the year, GL sold these components amounting to 20 million to BL. Transfers are made at cost plus 15%. 11.5 million के component अभी भी पड़े हुए हैं BL के पास। ले जी, एक और साइंस आ गई। पेरेंट ने एसोसिएट को भी चीजें बेची हुई हैं। अब पेरेंट टू एसोसिएट अगर सेल हुई हो तो उसकी क्या इंप्लीकेशंस होती हैं हमें पता है। मजे की बात यह है कि यहां पर ये जो सेल है वो रिवर्स नहीं की जाएगी, सेल नजर आएगी, सेल रिवर्स नहीं की जाएगी। जैसे सब्सिडरी के केस में तो मैंने कहा ना, हम सेल भी रिवर्स कर देंगे और दूसरी तरफ से परचेज भी रिवर्स कर देंगे। यहां से नहीं करेंगे भाई, सेल नजर आती रहेगी। ये पहले भी मैंने आपको बात बताई हुई है। अगर रेंटल इनकम आपकी हो, रेंटल एक्सपेंस हो एसोसिएट का, तो कहा था ना मैंने कि वो रेंटल इनकम 40% की हद तक भी या 30% की हद तक भी रिवर्स नहीं की जाती, कहा था मैंने आपको। तो यहां पर भी ये सेल रिवर्स नहीं की जाएगी। 40% ऑफ सेल भी रिवर्स नहीं किया जाएगा, कंप्लीट सेल नजर आएगी। ठीक है जी, देखेंगे कैसे। फिर कहता है ऑल एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। कहता है अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वायल। जो अदर इनकम है उसमें शामिल है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम वायल ऑन 15 अप्रैल 2008। ये अदर इनकम किसकी है भला? ये पीएल की अदर इनकम है। अगर आप
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देखोगे ना पीएल की, तो वो ये है 65। इसमें जो वायल ने डिविडेंड दिया है वो शामिल है, यानी कि सब्सिडरी ने जो डिविडेंड दिया है, सॉरी पीएल नहीं जीएल नाम है, जीएल नाम है, जो सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है वो शामिल है। ठीक है, सो सब्सिडरी का डिविडेंड इसमें शामिल है, यानी कि सब्सिडरी के डिविडेंड को एज डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ये ठीक है या नहीं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर YL paid a 20% cash dividend to its ordinary shareholders। याद रखिए 20% कैश डिविडेंड का मतलब होता है 20% ऑफ पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब YL के शेयर्स की पार वैल्यू हमें दी है कहीं सवाल में? बिल्कुल दी है, ये देखें ये दी हुई है 200 मिलियन दी हुई है ना। 200 मिलियन का 20% क्या होता है? 200 मिलियन दी हुई है ना, 200 मिलियन का 20% होता है 40। तो 40 मिलियन का डिविडेंड दिया गया और 40 में से कितना डिविडेंड पेरेंट को मिला होगा? 90%, यानी कि 36 मिलियन। क्या ख्याल है? पेरेंट को मिला होगा 90%, यानी कि 36 मिलियन। तो पेरेंट ने जो इनकम रिकॉर्ड की हुई है वो 36 मिलियन की इनकम है एज डिविडेंड इनकम। है ना मजे की बात? फिर फाइनली कहता है एन इंपेयरमेंट टेस्ट वाज कैरीड आउट ऑन 30 जून 2008 फॉर गुडविल ऑफ वायल, यानी कि सब्सिडरी की गुडविल, एंड इन्वेस्टमेंट इन बीएल, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दोनों की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की गई। द टेस्ट इंडिकेटेड दैट गुडविल ऑफ वायल वाज इंपेयर्ड बाय 20%, यानी कि जितनी भी गुडविल की वैल्यू है कितनी इंपेयर हो गई? 20% इंपेयर हो गई। वन। दूसरा कहता है ड्यू टू रीसेंट लॉसेस द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बीएल, इसको कर दीजिए फेयर वैल्यू को काट कर। थोड़े से पुराने जमाने के सवाल है, वैसे सवाल तो नए जमाने के भी अक्सर गलत ही बने होते हैं, बट पुराने जमानों में से आपको जरा ज्यादा इशू मिल सकता है। इसको कर दीजिए रिकवरेबल अमाउंट, द रिकवरेबल अमाउंट, जो IS 36 की टर्मिनोलॉजी है। तो क्या लिखा है? लिखा है ड्यू टू रीसेंट लॉसेस द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बीएल हैज रिड्यूस टू 40 मिलियन। नो सच इंपेयरमेंट वाज रिक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर्स, यानी कि करंट ईयर में गुडविल भी इंपेयर हो गई है और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी इंपेयर हो गई है। ले जी, कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2008। ये रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है एक सवाल की अगर मैं लुबे लुबाब करूं, समराइज करूं पूरे सवाल को, तो सवाल की समरी क्या है? मेरे पास एक सब्सिडरी है, एक एसोसिएट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। कुछ सेल्स हैं जिसमें पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया है और पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल किया है। फिर इंपेयरमेंट है जिसमें गुडविल की इंपेयरमेंट भी है और एसोसिएट की इंपेयरमेंट भी है। फिर कुछ डिविडेंड है जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है, जो सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है ना जी। और फिर कुछ फेयर वैल्यू डिफरेंस है सब्सिडरी के नेट एसेट्स का। ये टोटल लुबे लुबाब है इस पूरे सवाल का। दैट्स इट। ठीक है जी। मेरी एडवाइस है, मशवरा है कि यहां पर इसको जरा एक दफा इस सवाल को तसल्ली से सब लोग दोबारा गो थ्रू करें, ताकि आपके जहनों में ये सवाल अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए। तो पॉज करके उसको अच्छी तरह दोबारा गो थ्रू करें। ठीक है। आई होप मैंने जो आपको ये सारा समझाया है सवाल, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा खुद भी देखा है, एंड आई होप दिस इज क्लियर इन योर ब्रेन्स। पूरा सवाल आपके जहनों में साफ है। अब हम आते हैं कि जी इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, यानी कि
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने की जानिब क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप तो ऑब्वियसली आप सवाल रीड करते हैं, ठीक है, विच इज एन ऑब्वियस स्टेप, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि सवाल रीड किया जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो होता है, सो आपने वंस रीड कर लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है आप जो भी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इनकम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना, वो आप अपने पास लिख लीजिए जहाँ जहाँ भी रेलेवेंट है। थर्ड स्टेप होता है आप वर्किंग्स सोचिए कि क्या क्या वर्किंग्स आपने करनी है। और फोर्थ स्टेप होता है जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप एडजस्टमेंट्स अपने पास कर लीजिए, ठीक है। ये जो वर्किंग्स और जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इंफॉर्मेशन है, इसको मैं रादर एक ही स्टेप कहूँगा, इसको 2A एंड 2B कह लेते हैं। रादर ये एक ही स्टेप है, आप समझें, जब हम करेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कि इट्स रादर वन स्टेप। और थर्ड स्टेप में फिर हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है जी। सो इन स्टेप्स में पहला जो स्टेप है विच इज रीडिंग द क्वेश्चन, वो तो हमने कर लिया, ठीक है ना, हमने सवाल पढ़ लिया, हमने देख लिया कि यार सवाल में क्या है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिखी जाए और वर्किंग्स डिसाइड की जाए। अब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की इंफॉर्मेशन को देखूं तो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दी हुई है सवाल के अंदर, अगर आप गौर करोगे शुरू से एंड तक दी हुई है। और अगर मैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम लिखूंगा विच इज GL या गोल्डन लिमिटेड, है ना। फिर मैं लिखूंगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, दोनों लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक। और फिर मैं उसका पीरियड लिखूंगा, ज़ाहिर है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना जी, जो भी इसका ईयर एंड का पीरियड है, ठीक। अब फॉर द ईयर एंडेड के बाद से मैं जो डेटा सवाल में दिया हुआ है वो प्लॉट करना शुरू करने लगा हूं। सबसे पहले सवाल में लिखा हुआ है सेल्स, जो लफ्ज लिखा हुआ है सेल्स वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। रेवेन्यू लिखें, सेल्स लिखें, वही लफ्ज मैं लिख रहा हूं। और मैं कर रहा हूं 875 प्लस 300। मैं सिर्फ GL प्लस YL कर रहा हूं, BL ऐड नहीं कर रहा। अच्छा, BL ऐड क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि BL इसलिए कि BL क्या है? एसोसिएट, लिहाजा मैं BL ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। ऑलराइट, सो GL प्लस YL 875 प्लस 350, रादर 350 का रेवेन्यू है YL का, ठीक है जी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपको नजर आ रहा होगा जी 567 प्लस 206, ठीक है जी। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। फिर सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो इट इज 33 प्लस 11। फिर एडमिन एक्सपेंस, और एडमिन एक्सपेंस जो है वो 63 प्लस 40। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 30 प्लस 22। फिर अदर इनकम,
जो कि 65 प्लस 0 है, सब्सिडरी की अदर इनकम 0 है। फिर मैं कुछ लाइंस छोड़ देता हूं यहां पे, क्योंकि मुझे पता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट आ सकता है ना, इम्पेयरमेंट वगैरह आ सकती हैं, इस किस्म की चीजें। मैं कुछ लाइंस यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, 3-4 लाइंस एग्जाम में सेफ साइड पे। वी डोंट नो यहाँ पे क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं ना फॉर श्योर। सो मैं ऑल्दो सवाल तो हमने पढ़ लिया, बट मोटा मोटा हमारे जेहन में जरूर है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर, राइट। सो हमने वो लाइंस छोड़ दी है, ठीक है। सो ये आपका बन गया पेज 1। आई होप आपकी कॉपियों पर भी इतनी लाइंस आराम से आ जाएंगी, ठीक है, 8-10 लाइंस आराम से आ जाएंगी। फिर मैं पेज 2 देखता हूं जी, और यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि जो भी पेज 1 का सम होगा वो मैं यहां लाके रुपीज इन मिलियंस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिख दूंगा। फिर मैं लिखूंगा इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को भी 1+1 कर लेते हैं। इनकम टैक्स है जी 73 प्लस 15, और फिर बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, बट इस सवाल में है नहीं। अदरवाइज हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं। क्योंकि ये पहला पहला सवाल है हमारा, इसलिए आसान है। आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चंस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी हुआ करेगी, ठीक है ना। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक मैं पहुंच गया। मैंने अपना 2A स्टेप कंप्लीट कर लिया। 2A स्टेप वाज व्हाट, कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वो आप पूरी कर लें, ठीक है जी। फिर है स्टेप 2B कि आप वर्किंग सोचें कौन कौन सी बनानी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है। उसकी वजह यह है कि आप को याद होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल करते थे तो 3 पेट वर्किंग्स मैंने आपको सिखाई हैं हर दफा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने बनाई है। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, राइट। गुडविल, रिटेन्ड अर्निंग, एनसीआई। अब आपके जहन में ये होगा कि यार यहां पे ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जी सोचना है कि वर्किंग्स कौन सी बनानी है। याद रखिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सवाल में गुडविल की वर्किंग बनानी जरूरी नहीं है, अनलेस के गुडविल का कोई ना कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर इंपैक्ट हो। कैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे इंपैक्ट आ सकता है गुडविल का? गुडविल एमोटाइज तो होती नहीं है जो उसका इंपैक्ट आए। लाइक इंपेयरमेंट, गुडविल अगर अगर इंपेयर हो रही है तो उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर इंपैक्ट है, फिर गुडविल की वर्किंग बनेगी। लेकिन अगर वो इंपेयर नहीं हो रही और भी कोई इंपैक्ट नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, गुडविल आपको पता है एमोटाइज वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है। अगर इंपेयर भी नहीं हो रही और भी कोई इंपैक्ट नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, देन देन गुडविल की वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर वर्किंग 1 हो गई गुडविल। अच्छा, वर्किंग 2 रिटेन्ड अर्निंग्स हुआ करती थी व्हेन वी रिमेंबर दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्वेश्चन। रिटेन्ड अर्निंग तो उसकी कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स तो कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती हैं, उसका तो पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या ख्याल है ना? अच्छा, फिर वर्किंग 3 एनसीआई होती थी। एनसीआई भी वो भी एक बैलेंस शीट आइटम है, वो भी वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर क्या एसोसिएट से रिलेटेड कोई वर्किंग्स बनाने की जरूरत है? फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बनाने की जरूरत है। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो बैलेंस शीट आइटम है या नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट रेलेवेंट होगा। यहां मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग इसलिए कर रहा हूं कि देयर इज इंपेयरमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, है या नहीं? और वो इंपेयरमेंट पीएनएल में जाएगी, और इंपेयरमेंट तभी बनेगी जब पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का बैलेंस बनेगा। क्या ख्याल है या नहीं? तो ये दो वर्किंग्स, अब वर्किंग्स पे सोचना पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सवाल में कि कौन सी बनानी है। तो हमें यह समझ आया कि गुडविल की बनेगी और एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बनेगी वर्किंग।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा भी एक वर्किंग बनेगी जो 5th पेज पर बनेगी, उसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद। ठीक, सो यहां तक आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, सो वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन स्टेप 2 एंड 2B, वी हैव कॉपीड द इंफॉर्मेशन जो सवाल में दी हुई थी, एंड वी हैव डिसाइडेड कि कौन कौन सी वर्किंग्स करनी है। अब आइए सवाल को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर एडजस्टमेंट्स में जरूरी नहीं है कि डबल एंट्री हो, डबल एंट्री जरूरी नहीं है। वाई? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वाई एम आई सेइंग दैट कि डबल एंट्री जरूरी नहीं है? बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनती है तो डबल एंट्री होती है। ठीक है ना, यहां अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं बन रही, ठीक है, तो डबल एंट्री होना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन तो उसमें तमाम डेबिट्स भी आते हैं, तमाम क्रेडिट्स भी आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो तमाम डेबिट्स क्रेडिट्स नहीं आते ना। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कहां लिखा हुआ है, पीपी कहां लिखा हुआ है, यहां पे नहीं लिखा हुआ ना। अगर आपने कोई पीपी में एंट्री करनी हो, आप कहां करेंगे? आप नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है पीपी का बैलेंस कितना है। हाँ, दो आइटम्स हमने लिख लिए हैं, एक गुडविल लिख लिया है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम नहीं है, बैलेंस शीट का आइटम है, बट हमने स्टिल लिखा है। क्यों लिखा है? इसलिए कि गुडविल की इंपेयरमेंट सवाल में दी हुई है। और इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी लिखा है। क्यों लिखा है? इसलिए कि इसकी भी इंपेयरमेंट सवाल में दी हुई है। राइट, ये दो आइटम्स है जो हमने बैलेंस शीट के लिखे हैं, अदरवाइज तो हमने कोई और आइटम बैलेंस शीट का नहीं लिखा। ठीक है जी, तो आइए अब सवाल को बारी बारी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी एडजस्टमेंट्स हैं और उनके क्या इंपैक्ट्स हैं। ठीक, तो शुरू से पढ़ते हैं। मैं अब जरा उर्दू में पढ़ूंगा, आपके सामने तो सवाल अंग्रेजी में लिखा है, कल हमने अंग्रेजी में ही पढ़ा था, बट आप चूंकि अंग्रेजी पढ़ लिया तो थोड़ा उर्दू करके पढ़ते हैं। कि यानी कि शुरू होता है सवाल तो कहता है जी, गोल्डन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और उसने दो कंपनीज में उसके शेयर्स हैं, येलो और ब्लैक, और 2 साल से उसके शेयर्स इन कंपनीज में हैं। ये पहला पैराग्राफ हो गया। फिर कहता है जीएल ने 18 मिलियन शेयर्स लिए थे वायल के, उस दिन वायल के रिजर्व्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स 24 मिलियन थी। ये शेयर्स उसने अपने शेयर इशू करके लिए थे। ऐसे ही है ना? अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे पता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि ये जो पैसे हमने दिए हैं, ये किसकी वर्किंग में आता है? गुडविल की वर्किंग में। हमने ये वर्कआउट किया था कि यार ये इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है, 18 इंटू 4/5 इंटू 20 करके हमने पहले वर्कआउट किया हुआ ना इसको। सही है ना? 18 इंटू 4/5 इंटू 20 करके हमने वर्कआउट किया हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है। ये बनती है रुपीज इन मिलियंस में 288 मिलियन की। फिर रिजर्व्स एट एक्विजिशन या रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन, हमें पता है रिजर्व्स एट एक्विजिशन कहां लिखे जाते हैं? यहां। ऐसे ही है ना? आपसे मैंने पिछले लेक्चर के एंड पे कहा था रट्टा लगाएं इस फॉर्मेट का। कभी मैंने आपको पूरे सीए के कोर्स में नहीं कहा कि रट्टा लगाएं इस फॉर्मेट में, राइट? बट वाकई यहां मैंने आपसे कहा रट्टा लगाएं इस फॉर्मेट का, ज़हन में पक्का होना चाहिए फॉर्मेट, राइट? सो 24 रिजर्व्स एट एक्विजिशन। ठीक, फिर कहता है एक फेयर वैल्यू एक्सरसाइज हुई और फेयर वैल्यू एक्सरसाइज के नतीजे में यह पता चला कि लैंड में जो फेयर वैल्यू डिफरेंस है वो है, और आपको पता है लैंड का फेयर वैल्यू डिफरेंस यहां लिखा जाता है, लैंड में जो फेयर वैल्यू डिफरेंस है वो है 22 का, और मशीन्स में जो फेयर वैल्यू डिफरेंस है वो है 20 का, और जो इन्वेस्टमेंट्स में फेयर वैल्यू डिफरेंस है वो है 3 का, राइट? फिर लिखा है कि इनकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो 5 इयर्स थी मशीन्स की। ज़ाहिर है लैंड की तो कोई लाइफ नहीं होती ना, लैंड तो डिप्रिसिएट नहीं होता यूजुअली। मशीन्स की रिमेनिंग लाइफ जो है वो 5 इयर्स थी। कोई बात लैंड या इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से नहीं लिखी। अब चूंकि मशीन्स की रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है, इसका मतलब है कि जो डेप्रिसिएशन हमारा सब्सिडरी अपने पास चार्ज कर रहा होगा वो गलत होगी। ये बात हम पहले से पढ़ चुके, क्या ख्याल है?
है ना। अब चूंकि वो गलत होगी तो हमें डेप्रिसिएशन ठीक करनी पड़ेगी। देखिएगा जरा, मैं पेज नंबर 1 पे आ गया इनकम स्टेटमेंट में। अब मशीन्स की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी डली हो सकती है, एडमिन एक्सपेंसेस में भी डली हो सकती है। ठीक है, आमतौर पर कंपनियां मशीन वगैरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में डालती हैं। तो मैं यहां कर दूंगा +4 डेप्रिसिएशन 4 से बढ़ा दूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल 4 से बढ़ा दूंगा। बात समझ आ रही है। और इसके ऊपर मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए छोटा सा लिख देता हूं ए। ये एडजस्टमेंट का नंबर नहीं है, ए नंबर है इसका, ए इसका टाइटल है इस एडजस्टमेंट का, जिसके कॉन्सिक्वेंस में मैंने यहां 4 ऐड किया। ठीक है जी। सो एडजस्टमेंट ए हमने पढ़ ली, अब एडजस्टमेंट बी पढ़ते हैं। सवाल में जो लिखी है, कहता है 6 मिलियन शेयर्स इन बीएल वर एक्वायर्ड फॉर 12 पर शेयर इन कैश। यानी कि हमने कल भी देखा था 72 मिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खरीदी। तो जो इनिशियल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, वो कितनी है जी? 72। और इसकी फेयर वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई, फेयर वैल्यू नॉट गिवन, ऐसे ही है ना। सवाल में इसकी फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। ले जी, जबरदस्त, अच्छी बात है। कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द रिजर्व्स ऑफ बीएल स्टूड एट ₹40 मिलियन। एक्विजिशन पे उसके रिजर्व्स कितने थे? 40 मिलियन। तो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा होगा वो 40 मिलियन के बाद से शुरू होगा। क्या ख्याल है? 40 मिलियन के आगे शुरू होगा ना। 40 मिलियन से लेके जो आखिर तक, साल के एंड तक जो भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा। ऐसे ही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स ही हुए है ना इसको लिए हुए। सो 2 इयर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा हमारे पास। ऐसा ही है। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर आ गई इनकम स्टेटमेंट, उससे नीचे वो तो हमने ऑलरेडी उतार ली अपने पास सारी। ठीक है ना जी। उसके बाद आ गया बुलेट नंबर 1। बुलेट नंबर 1, बुलेट नंबर 1 में लिखा है कि शेयर कैपिटल जो है वो हर कंपनी का इतना इतना है और रिजर्व्स जो हैं वो इतने इतने हैं। और बुलेट नंबर 1 में जो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दिए हुए हैं, मैंने आपसे बताया था, इसी क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है कि ये साल के स्टार्ट के हैं, साल के स्टार्ट के हैं। तो एज फार एज शेयर कैपिटल इज कंसर्न, जरा देखिएगा, आपको पता है ये जो गुडविल की वर्किंग है, वर्किंग 1 गुडविल, इसमें कैपिटल एट एक्विजिशन भी लिखना होता है। सबसे पहले तो मैं वायल का शेयर कैपिटल वहां लिख देता हूं, विच इज 200, है ना, है ना। उसके अलावा बाकियों के रिजर्व्स का क्या मकसद है, कोई बहुत क्लियर समझ नहीं आया, है ना। बाकियों के जो रिजर्व्स दिए हुए हैं उनका क्या मकसद है, कोई बहुत क्लियर बात समझ नहीं आई। अगर बीएल के फॉर एग्जांपल रिजर्व्स देखे जाएं तो पिछले साल के एंड तक ये बनते थे 108 मिलियन। इसका मतलब है कि बीएल जो है उसका इस साल के शुरू तक 40 मिलियन से ग्रो करके रिजर्व्स कितने हो चुके थे? 108, जिसपे हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है, राइट। लेकिन वो तो इस साल के शुरू तक था ना, हमें तो इस साल के एंड तक शेयर ऑफ प्रॉफिट देखना है। क्या ख्याल है ना। हमने तो इस साल के एंड तक देखना है ना शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे चलते हैं, ये भी बात समझ आ गई। बुलेट नंबर 2 पे आते हैं, बुलेट नंबर 2 पे आते हैं। बुलेट नंबर 2 क्या है? बुलेट नंबर टू में कहता है कि जीएल ने वायल को सेल्स की 40 मिलियन की। जीएल ने वायल को सेल्स की 40 मिलियन की। यहां मैं जरा आपकी कंजम्पशन के लिए साथ लिख दूं, 1 ए ए ए, यानी कि एडजस्टमेंट का नंबर। जीएल ने वायल को सेल्स की 40 मिलियन की। सबसे पहले तो क्या होगा, और से देखिएगा, ये मैं सेल्स में से भी डिलीट कर दूंगा
और यहां से भी डिलीट कर दूंगा। 40 मिलियन सेल्स में से भी डिलीट हो जाएगा और परचेजेस में से भी डिलीट हो जाएगा। क्या इसका नेट प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट आया? कोई इंपैक्ट नहीं आया। नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सेल भी कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल भी कम कर दो, बट चूंकि वो सेल में भी नजर आ रहा था और कॉस्ट ऑफ सेल में भी नजर आ रहा था, तो दोनों साइड्स पर ये एडजस्टमेंट की जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। सो 40 उसके बाद कहता है ये जो सेल्स की गई ये 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट पे की गई, एंड 30% ऑफ दीज गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्रीज ऑफ वायल एट 30 जून 2008। मैं एक छोटा सा स्टैरिक लगाता हूं यहां पर, देखिएगा जरा, ये आ गया स्टैरिक, और ये जरा कैलकुलेशन कर लेता हूं कि अगर 40 मिलियन की सेल हो, ऐसे ही है ना, ये सेल है, 40 मिलियन की सेल पे 25% मार्जिन चार्ज किया जाए या मार्कअप चार्ज किया जाए, तो 25/125 हो जाएगा उसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर, सेल के अंदर। हमने देखा था पिछली क्लास में भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 25/125। ठीक, और इसमें से 30% गुड्स स्टिल अनसोल्ड हो, तो बन गया ना नंबर? क्या ख्याल है? 40 मिलियन की सेल, 25/125 इंटू 30%, तो नंबर बनता है 2.4। अब इस 2.4 की एडजस्टमेंट क्या होती है, मैं जस्ट आपके सामने लिख देता हूं ताकि हम सबको पता हो। इसकी एडजस्टमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेलर, सेलर इज योर पेरेंट, है ना, एंड इन्वेंट्री ऑफ द बायर विच इज योर सब्सिडरी क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट हुआ करती थी इसकी। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सो दैट यू नो, और आपको खुद भी मालूम है। अब इन्वेंट्री तो हमारे पास है कोई नहीं जी, तो ये पीएनएल में डेबिट होगा 2.4। पीएनएल में कहां डेबिट होगा 2.4? देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ सेल में। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में ये एडजस्टमेंट डेबिट की जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द सेलर में, राइट, 2.4। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स जो हैं ये बुलेट नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक, आई होप आपको बुलेट नंबर 2 भी समझ आ गया। फिर है बुलेट नंबर 3। बुलेट नंबर 3 कहता है कि पेरेंट साहब जो हैं वो एसोसिएट को भी चीजें सेल करते हैं, और उन्होंने 20 मिलियन की चीजें सेल की हैं। अब ये जो सेल्स हैं 20 मिलियन की, हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि ये ऑफसेट नहीं की जाएंगी। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों साइड से हम रिमूव कर दें ऐसा नहीं होगा। इवन जो हमारा शेयर है यानी कि 40% हमारे एसोसिएट में, उस हद तक भी नहीं होगा, नो। हाँ, बट एक एंट्री जरूर होगी। क्या? एक एंट्री जरूर होगी। जैसे ये 2.4 कैलकुलेट किया ना, इसी तरह अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले पढ़ चुके हैं हम बड़ी डिटेल में कि एसोसिएट में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री जरूर होती है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कहता है एग्जामिनर? कहता है 11.5 मिलियन इन कंपोनेंट्स में से स्टिल अनसोल्ड था ईयर एंड पर। तो अगर ये बनाना है कि कितना बनता है, तो ये बनता है 11.5 मिलियन इंटू 15% आप मार्कअप चार्ज करें तो 15/115 हो जाएगा, और 40% आपका अपना शेयर है, तो आपके अपने शेयर तक ही एंट्री होती है ना, उससे ज्यादा तो एंट्री नहीं होती। क्या ख्याल है? तो 11.5 इंटू 15/115 इंटू 40% विच इज 0.6 मिलियन। और इस 0.6 मिलियन की एंट्री क्या होती थी? इसकी एंट्री होती थी P&L ऑफ द सेलर विच इज द पेरेंट, एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, राइट। और इसकी लॉजिक वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं पहले इस एंट्री की। ठीक है ना? तो 0.6 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल,
यहां पर दो स्टाइल लगा देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल ये, और साथ इन्वेस्टमेंट नहीं क्रेडिट होना है। अब मजे की बात यह कि इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है वर्किंग टू में, यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 0.6 क्रेडिट, दो डायरेक्ट इसके साथ डाल दिए बिकॉज ये वहां से कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक, इन दोनों के साथ मैं इस बुलेट का नंबर लिख देता हूं विच इज बुलेट नंबर 3 एंड बुलेट नंबर 3, राइट। 0.6 हमने कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर दिया, 0.6 हमने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। आई वुड एडवाइज यहाँ पे जरा 1 मिनट का पॉज कीजिए, यहां तक जितनी एडजस्टमेंट्स हमने की हैं उनको तसल्ली से एक बार देखिए। ऑलराइट, सो अगर अभी तक हम देखें, अभी तक के सवाल का जायजा लें तो इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अभी तक आगे द फोर्थ बुलेट इज कि ऑल एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। वो हमने ऑलरेडी एक ही डेप्रिसिएशन थी मशीन की, वो हमने डाल दिया, दैट्स इजी। कहता है अदर इनकम में डिविडेंड भी शामिल है, जो वायल से आपको डिविडेंड मिला है ना, वो भी अदर इनकम में शामिल है। अब वायल से डिविडेंड मिला था 36 मिलियन, ये हमने देखा है जब हम सवाल पढ़ रहे थे, तो उसके साथ हमने देखा है कि वायल से डिविडेंड मिला था हमें 36 मिलियन। अब क्या वायल से मिला हुआ डिविडेंड हमारी अदर इनकम में दिखाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बंदा खुद अपने आप से डिविडेंड तो नहीं ले सकता ना जी। तो सब्सिडरी से मिला हुआ डिविडेंड आपकी इनकम नहीं हो सकती कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसलिए मैंने ये 36 मिलियन अदर इनकम में से माइनस कर दिया। देख रहे हैं, 36 मिलियन अदर इनकम में से माइनस कर दिया। इसकी डबल एंट्री क्या होगी ये हम एक इसी के बाद एक हमारी जो क्लास है उसमें हम देख रहे होंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देख रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये 36 मिलियन फॉर श्योर, चूंकि ये सब्सिडरी से इनकम आई है तो सब्सिडरी से आने वाली इनकम तो नहीं दिखाई जा सकती कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो तो खुद हम खुद हैं, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 5, राइट। पॉइंट नंबर 5 भी यही है और पॉइंट नंबर 6 भी यही है, उसी में हमने डिटरमिन किया था कि हाँ यार जो डिविडेंड दिया है सब्सिडरी में वो 36 मिलियन है जो हमें डिविडेंड दिया, ठीक। फिर है पॉइंट नंबर 7 कि जी एक इंपेयरमेंट टेस्ट किया गया जिसके नतीजे में पता चला कि गुडविल 20% इंपेयर्ड है, गुडविल 20% इंपेयर्ड। उसके लिए पहले गुडविल बनानी पड़ेगी ना, क्या ख्याल है भाई? पहले गुडविल बनेगी तो इंपेयर होगी ना। तो आइए गुडविल बना लेते हैं। सबसे पहले सब टोटल यहां पे कर लेते हैं वर्किंग वन में, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये सब टोटल का क्या नाम होता है? इस सब टोटल का नाम होता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ऐसे ही है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का सम 200 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 3, राइट। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का सम कर लेंगे और यहां लिख लेंगे 269, ठीक है, हमें पता है यहां से माइनस हो रहा होता है। और एनसीआई कंप्यूट कर लेंगे, एनसीआई जो है वो 10%, एनसीआई वुड बी 10% ऑफ 269, ऐसे ही है, प्रोपोर्शनेट शेयर पे निकालनी है एनसीआई, 10% ऑफ 269, 26.9 बनेगी एनसीआई। अगेन एनसीआई जब बनाई है तो साथ डबल एंट्री नहीं की, डिविडेंड जब रिकॉर्ड किया है तो साथ डबल एंट्री नहीं की, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, राइट। चीजों की डबल एंट्री नहीं हो रही इसके अंदर, और वो हम सोचेंगे भी नहीं कि चीजों की डबल एंट्री हो रही है, राइट। तो गुडविल बनती है 45.9 मिलियन, गुडविल बनती है 45.9 मिलियन। और गुडविल की इंपेयरमेंट फिर बनेगी जो हमने ऊपर लिखनी थी, जो हमने बेसिकली तहरीर करनी है अपने 45.9 का 20%, 9.2 मिलियन, यही है ना।
ठीक है ना जी। तो वो हम लिख लेंगे पीएनएल में। पीएनएल में हम लिख लेते हैं जी 9.2 मिलियन। यहां पर इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कह देते हैं, वर्किंग वन से हमारे पास आ रही है 9.2 मिलियन। ठीक है जी। इसी तरह वो कहता है एसोसिएट की भी इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब अगर मैं कोई रियल लाइफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं ना, तो इन दोनों इंपेयरमेंट्स को मैं एक लाइन में भी डाल सकता हूं, राइट। बट चूंकि मैं एग्जाम में कर रहा हूं तो मैं ऐसे बना रहा हूं कि एग्जामिनर को सामने नजर आ जाए, ओके ठीक है यार ये इसने ऐसे बनाई। ठीक। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वो भी उसने दी हुई है नीचे। कहता है रिकवरेबल अमाउंट जो मेरे एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की है वो सिर्फ 40 मिलियन है। अब सब रिकवरेबल अमाउंट तो बाद में कंपेयर करेंगे, पहले तो कैरिंग अमाउंट बनानी पड़ेगी ना, कि ईयर एंड पर कैरिंग अमाउंट क्या है मेरे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की। और वो बनाने के लिए मुझे देखना यह पड़ेगा, पहले यह कंप्यूट करना पड़ेगा कि मेरे 2 सालों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। ऐसा ही है। सवाल में प्रॉब्लम यह है कि उसने आज से 2 साल पहले का रिटेन अर्निंग बताया एसोसिएट का 40 मिलियन, आज से 1 साल पहले का रिटेन अर्निंग बताया 108 मिलियन। बट इस साल के एंड का रिटेन अर्निंग क्या है वो उसने नहीं बताया। अगर आप सवाल को देखो तो इस साल के एंड का रिटेन अर्निंग क्या है वो उसने नहीं बताया। एंड एज अ रिजल्ट हमें नहीं पता कि कितना 2 सालों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हमारे पास आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? राइट। हाउएवर इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। 40 मिलियन जो कि 2 साल पहले की उसकी रिटेन अर्निंग है और 108 मिलियन जो कि 1 साल पहले की उसकी रिटेन अर्निंग है। इससे हमें एक बात समझ आती है, क्या? ये कि पिछले साल का उसका प्रॉफिट था 68 मिलियन। क्या ये बात सच है? 40 से 108, 68 ये उसके पिछले साल का प्रॉफिट था, जिसका 40% हमें मिलना चाहिए था। और इस साल का उसका प्रॉफिट नहीं है बल्कि उल्टा लॉस है, अगर आप सवाल में देखो, जो कि उसकी इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है -82। चेक किया है ना, जो उसकी इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसका भी 40% हमें मिलना चाहिए। तो 68 का भी 40% हमें मिलना चाहिए, जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसका शेयर। और -82 का भी 40% हमें मिलना चाहिए, जो कि इस साल का लॉस है उसका शेयर। क्या ख्याल है? मेरे 2 सालों का प्रॉफिट या लॉस का शेयर जो है वो बन जाएगा टोटल इस तरह से। क्या ख्याल है ना? जवाब आता है -5.6, -5.6 है ना। ऐसा ही है जी। और ईयर एंड की इन्वेस्टमेंट फिर बनती है 65.8। अगर 65.8 इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब है इंपेयरमेंट कितनी हुई? 65.8 में से माइनस करें ना जी 40, जो उसने रिकवरेबल अमाउंट बताई है, इसका मतलब है इंपेयरमेंट बनती है 25.8। तो इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनती है 25.8। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। इसको भी सवाल में लिख लेते हैं 25.8 को। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 2 से आ रही है हमारे पास 25.8। ठीक है जी, ये भी लिख लिया। 7th बुलेट भी कंप्लीट हो गया, सवाल एसेंशियली कंप्लीट हो गया। हाउएवर एक लाइन अभी नहीं लिखी हमने,
वो क्या है? इंपेयरमेंट की तो हमने लाइंस लिख ली, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखा ना हमने। क्या ख्याल है? और इस साल अगर हम देखें तो हमारा शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट है, प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली। -82 का 40% हमारा शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट है, प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, है ना। लीजिए जी, यहां तक हमने तमाम बुलेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो बुलेट 7 के नतीजे में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होती थी वो भी कर लिए, तमाम बुलेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको यहां पे 1 मिनट जरा पॉज कीजिए और तसल्ली से देखिए प्लीज सब लोग। ऑलराइट जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने इसको तसल्ली से देखा है। सो यहां पर मेरी इनकम स्टेटमेंट आप समझ लें 80% और 90% ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। सवाल तो हमने खैर पूरा पढ़ लिया, बट एक चीज है जो भी मिसिंग है, जो मैं बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल एंड पर सवाल के, वो देखेंगे। तो आइए पहले इनकम स्टेटमेंट को पूरा भर लेते हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं वो सारे लिख लेते हैं कि सेल्स कितनी बनती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनती हैं, यहाँ लिखते हैं रुपीज इन मिलियंस, ठीक है ना जी। और इनकम स्टेटमेंट पूरी भर लेते हैं कि सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना जी। बारी बारी नंबर्स लिख लेते हैं। सेल बनती है जी 1185 मिलियन, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल बनती है 740, सिंपली जो नंबर्स अंदर लिखे हुए हैं उनको ऐड लेस कर रहे हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 445, ठीक। सेलिंग एक्सपेंस बनते हैं 44, एडमिन एक्सपेंस बनते हैं 103, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 52, अदर इनकम बनती है 65 माइनस 36 29, 9.2 इज impairment of goodwill, 25.8 is investment in associate की impairment, and 32.8 is share of loss of associate। तो आई होप आप ये नंबर सारे आपने टोटल शोटल कर लिए अपने पास, राइट। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कैलकुलेटर लगाएंगे तो ठगाठक टोटल्स हो जाएंगे, राइट। अब इन सब का ग्रॉस प्रॉफिट से लेकर नीचे तक का टोटल आप कर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है 207.2, ठीक है जी। इनकम टैक्स बनता है 88। एक चीज गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात, कि यार ऊपर जो हमने सारी एडजस्टमेंट्स की उसकी वजह से इनकम टैक्स पे फर्क नहीं पड़ा होगा। यस, पड़ा होगा। हाउएवर, हमें जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे कि इनकम टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस अकाउंट फॉर करने हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमने इक्विटी अकाउंटिंग के इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे, इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह कंसोलिडेशन के या सब्सिडरी की अकाउंटिंग के भी इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो हमने पढ़ने हैं, हाउएवर जब तक एग्जामिनर हमें कहेगा नहीं हम वो कॉन्सिक्वेंसेस अकाउंट फॉर नहीं करते। ये बनता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 119.2। अब आपकी जितनी ऑर्डिनरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती हैं वो यहां पर या उसके बाद अगर ओसीआई वगैरह हो तो वो लिख के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर खत्म हो जाती हैं, ऐसा ही है। जितनी भी आपने आज तक अपनी जिंदगी में स्टेटमेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स देखी, पढ़ी, सीखी, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ओसीआई लिखा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई, खत्म हो गई, ऐसे ही था। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐसे खत्म नहीं होती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद लिखा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू हु, यानी कि किसको एट्रीब्यूटेबल है,
नीचे लिखा जाता है पेरेंट, या यहां यह भी लफ्ज लिखा जाता है ऑनर्स ऑफ पेरेंट। दोनों लफ्ज लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। और दूसरा लफ्ज एनसीआई पूरा लिखिएगा आप लोग काइंडली, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट्स। टोटल वही होगा 119.2। बताया यह जाएगा कि ये 119.2 में से कितना एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट है एंड कितना एनसीआई का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों है? ये वही लॉजिक है और वही तुक है जो एनसीआई की मैंने आपको बताई थी। एनसीआई आने की तुक क्या थी, लॉजिक क्या थी? तुक ये थी कि यार आपकी तो ये सब्सिडरी 90% सब्सिडरी, ये जो सब्सिडरी है ये तो आपकी 90% सब्सिडरी है। तो आपने क्या ज्यादती की है? आपने 100% एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने पास दिखा दी हैं, है ना? इसी तरह 100% इनकम और एक्सपेंसेस भी अपने पास दिखा दिए हैं। क्या ख्याल है? यही करते हैं ना आप? यही है ना अकाउंटिंग? इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाई, चाहे आप बैलेंस शीट बना रहे हो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, ये बैलेंस शीट सिर्फ पेरेंट की नहीं है, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ पेरेंट की नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट करके मैंने पढ़ाया था आपको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट जमा एनसीआई की हैं। इसका मतलब है इसमें जो भी इक्विटी है, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी दौलत है, उसके मालकान दोनों हैं, पेरेंट भी और एनसीआई भी, है ना? लिहाजा हमें प्रॉफिट का भी, जैसे हम इक्विटी का स्प्लिट करते हैं पेरेंट और एनसीआई के दरमियान, ऐसे प्रॉफिट जो इस साल इनकम कमाई उसका भी स्प्लिट करते हैं पेरेंट और एनसीआई के दरमियान। ठीक है जी? इसके लिए बनाई जाती है वर्किंग थ्री। इसके लिए बनाई जाती है वर्किंग थ्री। मैंने आपसे कही थी एक और वर्किंग भी बनेगी पेज नंबर 5 पर। एनसीआई का प्रॉफिट इस साल का कितना है? वर्किंग थ्री, एनसीआई प्रॉफिट। एनसीआई का कितना प्रॉफिट इस साल का है? इसमें गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिन स्टेप्स में और जिस सीक्वेंस में मैं आपको बातें करने लगा और पढ़ाने लगा हूं, उसी सीक्वेंस में इसको सीखना है प्लीज। सबसे पहले ये जरा साइड पे बनाना शुरू करते हैं। 109.2 है हमारा टोटल प्रॉफिट। इसमें पेरेंट का भी शामिल है, सब्सिडरी का भी शामिल है, एसोसिएट का भी शामिल है, चाहे वो प्रॉफिट है या वो लॉस है, जो भी है, तीनों का शामिल है। मैं सच कह रहा हूं या झूठ? ऐसा ही है ना? हाउएवर इन तीनों में से सिर्फ सब्सिडरी जो है उसके प्रॉफिट में एनसीआई को हिस्सा मिलेगा, ना पेरेंट के प्रॉफिट में, ना एसोसिएट के प्रॉफिट में। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पेरेंट में तो है ही, सिर्फ पेरेंट की ओनरशिप जाहिर है, हमारी अपनी चीज है, अपनी अपनी कंपनी है। एसोसिएट भी किसकी ओनरशिप? एसोसिएट में 40% शेयर किसके हैं? क्या सब्सिडरी के हैं? नहीं भाई, पेरेंट के। इसका मतलब है सिर्फ सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में एनसीआई का हिस्सा है। तो पहले तो ये फिल्टर लगेगा कि यार किस किस एंटिटी के प्रॉफिट्स में एनसीआई का हिस्सा है। ये फिल्टर नंबर 1 है। राइट? इस फिल्टर को जब हम लगाते हैं तो हमें यह नजर आता है कि यार जो सब्सिडरी का प्रॉफिट था वो था
सब्सिडरी जो प्रॉफिट था इस साल का वो था 56, ऐसे ही सवाल में ये लिखा है 56। ओके फाइन, ठीक है, दैट इज अप्रोप्रिएट। हाउएवर सब्सिडरी का सारा प्रॉफिट तो नहीं हम उठा के अपने पास ले आए, हमने तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी की हैं। क्या ख्याल है? सब्सिडरी के प्रॉफिट में हमने तो भाई एडजस्टमेंट्स भी किए हैं, ऐसा है या नहीं? हमने चेंजेस की हैं। क्या सब्सिडरी का पूरा प्रॉफिट हम उठा के ले आए हैं? जरूरी नहीं है, हमने चेंजेस की हैं, और ऐसी चेंजेस की हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं प्रॉफिट। ठीक है, याद रखिए जो आप एडजस्टमेंट्स करते हैं वो दो नेचर्स की होती हैं। पहली वो होती हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इफेक्ट करती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इफेक्ट नहीं करती। अब ऐसी एडजस्टमेंट की मिसाल दें जी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इफेक्ट नहीं करती। जैसे हमने ये एडजस्टमेंट की जी, सेल उड़ा दो, कॉस्ट ऑफ सेल उड़ा दो, पढ़ाया ना मैंने। 40 उधर से उड़ाओ, 40 इधर से उड़ाओ, ना प्रॉफिट, मतलब ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कोई इफेक्ट नहीं आया, राइट? सेलें भी उड़ गई, कॉस्ट ऑफ सेलें भी उड़ गई। तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसका पैट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इन एडजस्टमेंट्स को रख दो साइड पे। जिन एडजस्टमेंट्स का पैट पे इफेक्ट है उनमें फिर देखो क्या सब्सिडरी के प्रॉफिट पर उसका इफेक्ट है, या पेरेंट या एसोसिएट, पेरेंट स्लैश अदर्स के प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट है। बारी बारी हम इसको इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, देखते जाइएगा। एडजस्टमेंट सारी लिखी हुई है हमारे पास हमारी इनकम स्टेटमेंट में, हम उसको खोल लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जिसका पैट पे इफेक्ट है, किसका नहीं है। ठीक है ना, यहां से देखना जरा शुरू करते हैं। पूरा पूरा पीएनएल यहां लिखा हुआ है हमारे पास, राइट? तो हम जरा ग्रीन पेन निकाल लेते हैं। ये सेल वाली तो पहली साइड पे होगी ना, सेल वाली तो, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाली तो पहले साइड पे होगी, राइट? फिर ये एडजस्टमेंट आ रही है 4 की, ये क्या थी? ये थी डेप्रीसिएशन बढ़ रही है। क्या इसका सब्सिडरी के प्रॉफिट पर इफेक्ट है? सब्सिडरी का एसेट था ना ये, क्या ख्याल है? यस, इसका सब्सिडरी के प्रॉफिट पर इफेक्ट है। ओके, फिर ये 2.4 की, ये क्या था? ये पेरेंट ने सब्सिडरी को सेलें की हुई थी, क्या इसका सब्सिडरी के प्रॉफिट पर इफेक्ट था? नो, नो। वाई नो? बिकॉज द सेलर इज द पेरेंट। मैं पी लिख रहा हूं इसके ऊपर, द सेलर इज द पेरेंट। पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स होगा ना, सेलर का प्रॉफिट रिवर्स होता है। इसका मतलब अगर ये सब्सिडरी ने सेल की होती तो इसका सब्सिडरी के प्रॉफिट पे इफेक्ट होता, अभी नहीं है ना? मजे की बात है। इसी तरह ये 0.6 क्या है? ये पेरेंट ने एसोसिएट को सेल की हुई थी, उसका रिवर्सल है। ये भी पेरेंट के प्रॉफिट को मुतासिर करेगा, बिकॉज द सेलर इज द हु, सेलर इज द पेरेंट। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पे अगेन अदर इनकम, ये किसकी अदर इनकम थी? पेरेंट की, तो इसका इफेक्ट पेरेंट के प्रॉफिट पर। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट। हाँ जी, इसका कोई इफेक्ट सब्सिडरी को मिलेगा? नहीं जी, इसका सिर्फ पेरेंट को इफेक्ट आएगा, क्योंकि एसोसिएट किसका है? पेरेंट का। अच्छा, फिर इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अगेन सब्सिडरी को कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका, क्योंकि एसोसिएट किसका है? पेरेंट का। एंड देन फाइनली इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। यहां पर गौर से मेरी बात सुन लीजिए, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऐसी हो सकती है
जिसका इफेक्ट पेरेंट और एनसीआई दोनों को मिले, हो सकती है। कौन सी ऐसी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल होती है, हमने इमीडिएटली इसके बाद जो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें देखना है। फिलहाल यहां पर मेरे कहने पर रट्टा लगा लें कि जी इस वाले सवाल में इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल सारी की सारी पेरेंट को इफेक्ट करेगी, सब्सिडरी को या एनसीआई को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। तो मैं पीपीपी सबके साथ लिखा है, सिर्फ ये एक एस है, इस एस को बल्कि मिटा के करता हूं एनसीआई, कि यार इसका इफेक्ट एनसीआई को मिलेगा। सब्सिडरी से ज्यादा बेहतर लफ्ज है एनसीआई। क्या ख्याल है ना? सब्सिडरी को इफेक्ट जाएगा तो एनसीआई को जाएगा, जाहिर है। तो पता यह चला कि हमारी तमाम एडजस्टमेंट्स में सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जिसका एनसीआई को इफेक्ट जाना है। क्या ख्याल है? और वो है 4 मिलियन की डेप्रीसिएशन। तो देखिएगा, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कौन सी है। जो सब्सिडरी के प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही होती है उसका इफेक्ट लेते हैं, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वो है डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट 4 मिलियन की। तो 56 में से हम 4 माइनस कर देंगे, 52 ले लेंगे। ये 52 वो नंबर है जो इस 119 में गया है। ठीक है जी, ये 52 वो नंबर है जो 119 में गया है। अच्छा, इसमें बच्चे एक और सवाल भी पूछते हैं। बच्चे कहते हैं क्या हम रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग बना लें? किसकी वर्किंग? रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग बना लें, और उसमें जो इनर कॉलम होता है उसके थ्रू बना लें इसको, बजाय वर्किंग 3 बनाने को। जवाब है नो। और उस नो में एक बहुत आसान सी रीजन है। रीजन ये है कि रिटेन्ड अर्निंग बनती है शुरू से अभी तक की। अगर सब्सिडरी को लिए हुए 20 साल हो गए हैं तो वो 20 साल का नंबर बनेगा भाई, जबकि प्रॉफिट या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ इस साल की देनी होती है। ठीक है ना जी? तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये हो गया कि एडजस्टमेंट्स कर ली। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? आप एनसीआई का शेयर ले लें उस प्रॉफिट में। सारे का सारा तो एनसीआई का नहीं है ना भाई, एनसीआई का शेयर ले लें। अब एनसीआई का शेयर कितना है? एनसीआई का शेयर है जी 52 का 10%। 10% ही शेयर है ना उसका, सारा तो नहीं है ना उसका भाई। ये बनेगा 5.2। क्या बनेगा? 5.2। तो मजे की बात है जी, हमने एक नई वर्किंग सीख ली, एक नई तरह की चीज सीख ली, जिसमें 3 स्टेप्स हमने अप्लाई किए, और हमने सीख लिया कि व्हाट इज एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट्स। राइट? अब एक और मजे की बात बताता हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल की हो और उस सेल पर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस आया हो, तो क्या वो मुतासिर करता है एनसीआई के प्रॉफिट को? जवाब है यस। ये वो चीजें लिख रहा हूं जो मुतासिर करती हैं। क्या वो यहां एडजस्ट करना चाहिए था? जवाब है हां। अच्छा, ठीक है। फिर हमने इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल यहां पे इफेक्ट एडजस्ट नहीं की ना। लेकिन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल में एक खास सिनेरियो होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी के लिए सिर्फ लिखवा रहा हूं। जब एनसीआई एट फेयर वैल्यू कंप्यूट किया जाता है तो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल भी यहां एडजस्ट की जाती है, की जाती है। ठीक। अच्छा, ये भी समझ आ गई। व्हाट इफ
पेरेंट की सब्सिडरी हो और सब्सिडरी का आगे एसोसिएट हो, पेरेंट की सब्सिडरी हो और सब्सिडरी का आगे एसोसिएट हो, उस एसोसिएट का कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, एसओपीए, उस एसोसिएट की कोई इंपेयरमेंट हो, क्या वो भी इस वर्किंग में एडजस्ट की जाएगी? जवाब है यस, उसका इफेक्ट भी आएगा सब्सिडरी को। बात समझ रहे हैं? तो कुछ आइटम्स हो सकते हैं जिसका इफेक्ट इस वर्किंग में आ सकता है, बट वो इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया जी। मैं इधर लिख लेता हूं 5.2, और जो मेरा बैलेंसिंग नंबर बचेगा वो मैं ऊपर लिख दूंगा, वो मैं कंप्यूट नहीं करूंगा, जो पेरेंट का हिस्सा है वो बैलेंसिंग है, 114.0 वो बैलेंसिंग है। और लीजिए जी, हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया और हमने सीख भी लिया है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनाते हैं, क्या 3 स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम उसको बनाते हैं, क्या वर्किंग्स बन सकती हैं, क्या उसका तरीक़ेकार होता है। यहां पे ये लेक्चर खत्म होता है जी। आपकी का जो रेलेवेंट होमवर्क है इस लेक्चर से वो सिर्फ रिवीजन है, सिर्फ ये सीखना जो मैंने सिखाया है उसको जहन में मुकम्मल करना, डाइजेस्ट करना, दैट्स इट।